नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और आप देखते हैं कि भव्य तैयारियां चल रही हैं। और अयोध्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दिल्ली से लगती है। यानी कि 8 राज्यों से सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण भी है और कहते हैं कि दिल्ली की जो गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, याद रखिएगा। और अगर प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखें तो अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही आपको निकल के आए हुए हैं। तो कांग्रेस ने ठुकराया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। सोनिया, खरगे और अधीर 22 जनवरी को नहीं जाएंगे अयोध्या। कांग्रेस ने जारी किया आधिकारिक बयान। कहा भाजपा आरएसएस का है आयोजन, चुनावी लाभ के लिए हो रहा है अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन। और निमंत्रण मिला लेकिन स्वीकारा नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग बताइए कि इन्होंने गलत किया या सही किया। आपका पॉइंट व्यू क्या है, आपकी राय क्या है, नीचे आप लोग जरूर बताइएगा। गठबंधन में अधिक सीटें झटकने के लिए दबाव की राजनीति, ये आप सभी जानते हैं। देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और 543 सीटें हमारे यहाँ लोकसभा में। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर। और शिवकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो उसी में आप देखते हैं कि कोई ममता बनर्जी अधिक सीटें चाहेंगी, अरविंद केजरीवाल अधिक सीटें लेना चाहेंगे, हर कोई आप देखते हैं। इंडिया गठबंधन बना ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। फर्जी दस्तावेज के सहारे खड़ा हुआ वीवो इंडिया का कारोबार। वीवो इंडिया ने 2014 में अपनी शुरुआत से ही पूरे देश में मोबाइल वितरण कंपनियों के मार्फत कारोबार का पूरा ताना बाना फर्जी दस्तावेज और मुखौटा कंपनियों पर खड़ा किया। ईडी ने आरोप पत्र में वीवो के फर्जीवाड़े और मुखौटा कंपनियों के सहारे उसके कारोबार का कच्चा चिट्ठा कोर्ट के सामने पेश किया है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। और वीवो मोबाइल आप लोग देखते होंगे ना, उसी कंपनी की बात हो रही है। और ईडी की स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मोबाइल कंपनी है वीवो, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कोई विधायक आपात नहीं, बनी रहेगी सिंधे की नेतृत्व वाली सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनाया फैसला। सिंधे के नेतृत्व वाले गुट को ही असली शिवसेना माना। विधायकों को आपात ठहराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था फैसले का अधिकार। और आप देखते हैं कि अध्यक्ष का ही एक तरह से एक अधिकार होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ये सब आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में होता है विधानसभा का चुनाव। और आप देखते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, इन्हें बहुमत मिलता है। लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों में नहीं बनती है। और आप देखते हैं कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बाद में आप देखते हैं कि उन्हीं की पार्टी के विधायक शिवसेना के एकनाथ शिंदे बगावत कर देते हैं, वो बीजेपी के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और आप देखते हैं कि वो व्हिप जारी करते हैं उद्धव ठाकरे और सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की बात करते हैं, तो उसी पर फैसला आया हुआ है। और आपको बता दूं कि 1 मई 1960 में महाराष्ट्र को राज्य बनाया गया था और मुंबई इसकी राजधानी है। विधानसभा में आप देखिए कि 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा। एकनाथ शिंदे
इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। दल बदल की बात होती रहती है ना, तो वो जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप देखते हैं कि आप लोगों ने 10वीं अनुसूची सुना होगा और 52वां संविधान संशोधन सुना होगा, 1985 में हुआ था। तो उसी के तहत आप देखते हैं एक पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में विधायक जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन 2/3 जाते हैं तब नहीं जाती है, याद रखिएगा ये आप लोग। तो 2/3 से आप देखते हैं गए हुए 40 विधायक चले गए थे ना शिवसेना को छोड़कर, इसलिए असली शिवसेना आप देखते हैं कि एकनाथ शिंदे को माना गया है। वैश्विक विकास और मित्रता का केंद्र बना भारत, मोदी साहब कह रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में पीएम ने वैश्विक निवेशकों के समक्ष पेश की मजबूत व स्थिर भारत की तस्वीर। दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान दुनिया की तीसरी शीर्ष इकोनॉमी हो जाएगा भारत, और भारत बना उम्मीद की किरण, वैश्विक विकास के इंजन व स्थिरता के स्तंभ की तरह देखा जा रहा है। और आप देखते हैं कि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद को अपना भाई कहकर किया संबोधित। और भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर ने कहा कि जितना बड़ा सपना देखेंगे मेरा संकल्प उतना ही बड़ा होगा। तो ये भी आप देखेंगे। एक बार गुजरात आप लोग चलिए, गुजरात के बारे में बता देता हूं। किसके बारे में? गुजरात के बारे में। ये आप देखिए गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। मोदी जी यहीं से निकल के आते हैं, आपको मालूम होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। 1 मई 1960 में ऐसे राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। और उद्योग जगत की घोषणाएं देख लीजिए। अदानी के समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा है कि गुजरात में अगले 5 वर्षों में करेंगे 2 लाख रुपए का निवेश। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात में निवेशकों के लिए 5 वादे किए। कहा नवीकरणीय ऊर्जा का विकास इस तरह करेंगे ताकि वर्ष 2030 तक राज्य की कुल ऊर्जा जरूरत का 50% पर्यावरण अनुकूल ईंधन से पूरा हो सके। आरसेलर मित्तल के कार्यकारी चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा है कि आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया गुजरात के हजीरा में दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र बना रही है और संयंत्र की उत्पादन क्षमता 2.4 करोड़ टन प्रति वर्ष होगी और इसके 2029 तक तैयार होने की उम्मीद है। वैश्विक लॉजिस्टिक प्रबंधन एवं सेवा फार्म डीपी वर्ल्ड ने कहा है कि गुजरात सरकार के साथ किए गए 25,000 करोड़ रुपए के समझौते और इसके तहत नए बंदरगाह, टर्मिनल और आर्थिक क्षेत्र विकसित करेंगे। यूएई का लुलु समूह 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से अहमदाबाद में माल शुरू करेगा। चलिए, गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों के लिए बनी 3 साल की योजना। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों की झांकियों के चयन पर बहस को सिरे से समाप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा नीतिगत परिवर्तन करते हुए 3 साल की योजना तैयार की है ताकि इस अवधि में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत से विवाद के बीच मालदीव और चीन के बीच हुए समझौते। भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद बुज्जू ने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बुधवार को बैठक की और राष्ट्रपति मुइज्जू की बीजिंग की पहली राजकीय यात्रा का दौरा दोनों देशों ने संबंधों को मजबूत करने पर दिया बल। इस दौरान 20 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते में पर्यटन सहयोग, डिजिटल व्यवस्था में निवेश को मजबूत करना शामिल है। इसमें नौसेना की तीसरी आंख बनेगा पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10। ये समुद्री सुरक्षा के बदलते दौर में नौसेना की क्षमता बढ़ाएगी ये यूएवी और पोरबंदर नौसेना बेस में पर अगले महीने होगी इसकी तैनाती। ड्रोन की खासियत की बात करें तो आप देखिए 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है दृष्टि 10, मौसम चाहे कैसा भी हो। 450 किलोग्राम पेलोड है। इसकी क्षमता यह है कि एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म और 10,000 मील तक लगातार उड़ान में हर तरीके की चुनौतियों की कर सकता है निगरानी। खतरों की पहचान कर उस पर पहले ही धावा बोलने में भी सक्षम है ये। और देखिए, अगर पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो हमें, और चाइना जैसी, तो हमें अपनी रक्षा पर हर जगह से ध्यान देना होता है। कचना बीने व पोस्ट मार्टम में सहयोगी महिलाओं को आमंत्रण। 35 वर्षीय संतोषी अब तक कर चुके हैं 600 से ज़्यादा शवों के पोस्टमार्टम में सहयोग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की विदुला बाई और कंकेर की संतोषी दुर्गा को रामलला दर्शन का बुलावा और विदुला ने कचरा बेचकर कमाए थे 40 रुपये, जिससे आधे कर दिए थे राम के लिए दान। देखिए,
ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक एलजी ने दी मंजूरी। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने पिछले महीने विधानसभा द्वारा पारित दिल्ली माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। और आप देखते हैं कि जीएसटी परिषद की बैठक की गई सिफारिश के अनुसार विधेयक में माल शब्द और निश्चित समय सीमा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का संदर्भ प्रदान करने के लिए दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया। डीप फेक न्यूज पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है, ये आप देखिए कोविंद साहब कह रहे हैं। एक बात आप सभी जानते हैं, आईआईएमसी के 55वें दीक्षा समारोह में विद्यार्थियों को दिए गए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2021-22 और 22-23 के 65 विद्यार्थी अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। एक बात आपको बता दूं यार, डीप फेक कहने का मतलब होता है फर्जी। आप देखते हैं जो वीडियो बन जाते हैं ना, जिसमें आप देखते हैं कि शरीर किसी और का होता है, चेहरा किसी और का लगाया जाता है, फोटो बनते हैं, किसी का शरीर होता है, किसी की फोटो लगा दी जाती है, मतलब चेहरा लगा दिया जाता है। तो उसी को लेकर आप देखते हैं बातें हो रही हैं। एएसआई ने सुधारी बलवन के मकबरे की दशा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। आज मुझे लगता है कि आप लोगों से सवाल है मेरा कि एएसआई की स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइएगा। स्मारक परिसर के चारों ओर लोहे की ग्रिल की 4 दीवारी की करवाई गई है मरम्मत। स्मारक तक पहुंचने का रास्ता ठीक किया गया। एक सुरक्षाकर्मी की लगाई गई ड्यूटी। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन की बात हो रही है। बलबन का इतिहास देखें तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश तुर्की गुलाम था, जो बाद में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वजीर के पद पर आसीन हुआ। नसीरुद्दीन कुतुबुद्दीन को वंशावली में अंतिम सुल्तान था। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन के ने 24 वर्षों तक शासन किया और 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। महत्वपूर्ण फैसला मसला, सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई के दौरान किया सवाल। नियंत्रण शक्ति न होने पर भी क्या विश्वविद्यालय को माना जा सकता है अल्पसंख्यक संस्थान? ये पूछा, क्या प्रशासकीय समिति में कुछ ही अल्पसंख्यकों की मौजूदगी पर्याप्त है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर आप देखते हैं बात हो रही है इसमें। इसे अल्पसंख्यक संस्थान बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है ये। और क्या कहता है अनुच्छेद 30? संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक, चाहे वह धार्मिक आधार पर हो या भाषा के आधार पर, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उस पर प्रशासन करने का अधिकार है। और आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे की पर सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के बारे में फैसले लेने के लिए अधिकृत 180 सदस्यीय प्रशासकीय समिति में मुस्लिमों की संख्या 32 से 37 होने पर सवाल किया। क्या संवैधानिक कानून में यह स्थिति हो सकती है कि भले ही नियंत्रण करने की शक्ति कंट्रोल वाइज अल्पसंख्यक के पास नहीं है, फिर भी उसे अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रबंधन इकाई में कुछ लोग अल्पसंख्यक वर्ग के शामिल हैं? क्या कुछ अल्पसंख्यक लोगों का प्रबंधन इकाई में शामिल होना पर्याप्त है? एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की पैरोकारी कर रहे उसके वकील राजीव धवन ने कहा है कि इस संबंध में कुलपति का उदाहरण लिया जाना चाहिए। वे सभी मुस्लिम हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरी तरह नियंत्रण खो दिया है। पीठ की अगुवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या सभी कुलपति पारंपरिक रूप से समिति कोर्ट द्वारा चुने गए हैं? धवन ने कहा कि 3 को छोड़कर। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय संविधान पीठ आजकल एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का सुनवाई कर रही है। एएमयू और 7 अन्य की सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2006 में के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और एएमयू में पीजी पाठ्यक्रम में मुस्लिम छात्रों को दिए जाने वाला आरक्षण असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, आप देखिए हाईकोर्ट ने एएमयू एक्ट में 1981 में किए गए संशोधन के 3 प्राविधान भी यह कहते हुए रद्द कर दिए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ की अजीज वासा मामले में दिए गए फैसले को निष्प्रभावी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में वासा के फैसले में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं। इस मामले में पिछले 2-3 आप देखते हैं कि दिनों में से याचिकाओं की ओर से बहस की जा रही है, तो उसी की बात हो रही है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, एएमयू की बात करें अगर हम लोग, किसकी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं।
समझ रहे हो आप लोग? और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि आप लोग बताया करिएगा, आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, समझ रहे हैं, बहुत पुराना है। न्यायिक वेतन आयोग लागू करने के लिए सभी हाईकोर्ट बनाए समिति। दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार ये कहा जा रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव कोविंद समिति को मिले 5,000 से अधिक सुझाव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने लोगों से मांगे थे सुझाव। राजनीतिक दलों को भी लिखा था पत्र। 15 जनवरी तक सुझाव पर किया जाएगा विचार। ये आप देखते हैं देश में एक एक चुनाव की बात हो रही है ना, जैसे विधानसभा और लोकसभा की एक साथ चुनाव करवा दिए जाए, तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आप देखते हैं हर साल कहीं ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, योजनाएं ठप्प पड़ी रहती हैं, आचार संहिता लग जाती है, तो उसको लेकर बातें हो रही कि एक बार निपट जाएंगे, 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे। भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को हिंद महासागर में युद्धपोत भेजेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन रक्षा मंत्री सॉप्स ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। LRG की इसी साल CRG की अगले साल होगी तैनाती है, आप देखेंगे। अनुच्छेद 370 का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब आप देखिए इसे जो फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट का, और उस पर आप देखते हैं कि फिर से क्या करने लगा, आपत्ति दर्ज की है कुछ लोगों ने। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था ना, और आप देखते हैं कि 11 दिसंबर 2023 को प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के फैसले को सही ठहराया था। कर्नाटक में 10% जमीन अधिग्रहण पर ही दे दिए गए सड़क परियोजना के ठेके। समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पकड़ी अनियमितताएं, अफसरों को फटकारा, कहा एडवांस फेयर में दिखाई गई जल्दबाजी ताकि नेताओं को खुश किया जा सके। इस तरह की बातें होती रहती हैं। PM मोदी की ओर से घोषित 4 बड़ी जातियों पर केंद्रित होगा अगला बजट। गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के उत्थान पर बजट में घोषणाएं संभव हैं। आर्थिक और विकास से जुड़ी योजनाओं को हर हाल में रखा जाएगा जारी। एक बात आप सभी जानते हैं कि आप लोग भी तो अपना बजट तैयार करते होंगे, तो उसी तरह से आप देखते हैं कि बजट सरकार का भी होता है। आर्थिक सर्वेक्षण आप देखते हैं पिछले साल जो गुजर जाता है उसका लेखा जोखा होता है, बजट आने वाले साल के लिए होता है। WHO सूचकांक में आयुर्वेद यूनानी स्थिति में उपयुक्त शब्दावली भी है। आयुष मंत्रालय ने WHO के ICD के 11 पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 को किया लॉन्च, और इससे बीमारियों को परिभाषित करने के लिए एक कोड के रूप में वैश्विक एकरूपता आएगी। और देखिए अगर हम लोग बात करें WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 7 अप्रैल को क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो आप देखिए परेड की झांकियों की बात हो रही है ना, तो विकसित भारत और लोकतंत्र की जननी है इस बार की थीम। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की थीम विकसित भारत और लोकतंत्र की जननी भारत भूमि रहेगी। राज्य की झांकियों का चयन भी इसी थीम के आधार पर किया गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 3 साल की योजना पर ज्यादातर राज्यों ने अपनी सहमति जताई, लेकिन झांकियों के चयन की प्रक्रिया भी समानांतर रूप से चलती रहेगी, और स्पष्ट है कि लचीली रूप के साथ एक ऐसी प्रणाली भी रहेगी जिससे थीम की संकल्पना बनी है। और देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की बात हो रही है। 3 डेटें आप लोग याद रखें। एक तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, इसलिए 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आया था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था, और आप देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। अब आप देखिए ये राजनीति की खबरें चल रही हैं, एक दूसरे पर आरोप और सब कुछ आप देखते हैं कि चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर मन नहीं लग रहा हो ना पढ़ाई लिखाई में, तब पढ़ा करिएगा राजनीति, नेताओं के भाषण सुना करिएगा। आजकल आप देखते हैं कॉमेडी से ज़्यादा और फिल्मी डायलॉग से ज़्यादा हमारे नेता करने लगे हैं। आप देखते हैं कि क्या कॉमेडी और फिल्मी दुनिया में जीने लगे हैं। ये आप देखते हैं कि भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है, तो उसी के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। देखिए आप देखेंगे कि मेरे मन में मीर बाकी के लिए भी माफी। ये आप देखेंगे कि अफगानिस्तान का एक विस्तृत भूभाग विद्रोह का दमन किया बल्ख के। ये आप देखते हैं कि इस सफलता पर बाबर ने 6-7 हजार सैनिकों को कमांडर बनाकर उसे पदोन्नत किया था बाकी को। 21 अप्रैल
1526 को युद्ध में भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर के सहयोगी सेनापति के रूप में उसने शामिल हुआ। और कहते हैं कि वह 20 जून 1529 की तिथि थी जब बाबर ने बाकी को अपनी सेना से निष्कासित कर दिया था, और मंदिर ढाए जाने के बाद बाकी गुमनामी और दुर्भाग्य का शिकार हुआ था। चलिए उसी की बात हो रही है। इसके बारे में हम लोगों ने एक इतिहास कवर किया हुआ है पूरा, क्या क्या कब हुआ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच। तो उस सब के बारे में आप लोगों, एक क्लास है सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है ना, उसमें डली हुई है, जाकर जरूर देख सकते हैं आप लोग। नेताओं के बयान देखिए। सेब और अकाशी के धार्मिक प्रतीकों से प्रेरित होगा कैंट रोपवे स्टेशन। स्टेशन के डिजाइन में डमरू, त्रिशूल, शंख, नदी, चांद व घाट को शामिल किया गया। मई 2025 तक पहले चरण का काम पूरा होगा। इस साल मार्च तक तय होगा किराया भी। गूगल ट्रांसलेट को टक्कर दे रहा है अनुवादनी। कम पढ़े लिखे लोग भी अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे फॉर्म। ये आप देखते हैं कर लेंगे अनुवाद। 3 माह में 5 लाख लोग कर चुके हैं अनुवादनी का सफल प्रयोग, और 27 भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं सटीक अनुवाद। डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस टूल की मदद से अपनी मातृभाषा में बोलकर विभिन्न ऑनलाइन आवेदन पत्रों को भी भरा जा सकता है। हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, रूसी समेत कुल 27 भाषाओं में अनुवादनी की मदद से सटीक अनुवाद प्राप्त किया जा सकते हैं। इसमें आप देखते हैं कि 15 भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अनुवादनी टूल की मदद से 500 पेज की लेख सामग्री किसी आदेश पत्र का अनुवाद तत्काल किया जा सकता है। यह मूल रचनाकार को भी अपनी कार्य एवं एक झटके में 27 भाषाओं के जानकारों तक पहुंचाने का अवसर देता है। चलिए अच्छी बात है। एआई तकनीक से पता लगेगा फसल को भूख लगी या सर्दी। ये थाईलैंड के संस्थान के साथ मिलकर काम कर रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, और पंचायत स्तर तक परखेगा फसल की जानकारी। अच्छी बात है, किसानों को फायदा मिलेगा। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे जरूर आप लोग देख लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में एक सामान्य जानकारी मिलती है, हर जगह आपको फायदा पहुंचाती। धारा की विपरीत तैरती कांग्रेस। देश इस समय जिस तरह रामधुन में रमा हुआ है उसे देखते हुए लगता नहीं है कि आईएनडीआई की एकजुटता और कांग्रेस की न्यायिकता कारगर रहने वाली है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। अब देखिए, मैं तो कहता हूं कि चुनाव ही बताएगा कि कितना लोग इनका गठबंधन सफल हुआ है और कितना फेल हुआ है, क्योंकि नतीजे ही तय करते हैं हमारे यहाँ तो जीत हार के, कौन कितना सफल रहा है। तो देखेंगे, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पश्चिमी देशों को चुनौती देगा ब्रिक्स। एक किसकी बात हो रही है? ब्रिक्स की बात हो रही है। एक संगठन है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके बारे में बता देता हूं आपको। वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला देश के समूह ब्रिक्स का विस्तार हो गया है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के इस समूह का हिस्सा बनने के 5 सदस्य देशों वाले ब्रिक्स की सदस्य संख्या बढ़कर 10 हो गई है। हालांकि अर्जेंटीना ने भी पूर्णकालिक सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन वहां के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने एन वक्त पर यह कहते हुए अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है कि हमारे लिए सदस्यता का यह सही समय नहीं है। मालूम हो कि पिछले वर्ष अगस्त में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में समूह के नेताओं ने 1 जनवरी से अर्जेंटीना समेत 6 देशों को इसमें जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके पहले समूह में सिर्फ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल था। पहले आप देखिए दक्षिण अफ्रीका भी शामिल नहीं था। एशिया, पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों की ब्रिक्स का हिस्सा बनने के बाद अब ब्रिक्स की क्षेत्रीय गतिशीलता को बदलने की क्षमता बढ़ गई है। अमेरिका, यूरोप के आर्थिक साम्राज्य को चुनौती देने वाले देशों के एक मंच पर एकत्रित होने से पश्चिमी देशों के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं।
और आप देखते हैं कि इसकी बड़ी वजह यह है कि ब्रिक्स देशों की जीडीपी वृद्धि काफ़ी तेज है, और जबकि विकसित देशों में वृद्धि थम सी चुकी है। वैश्विक जीडीपी में पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका के देशों की हिस्सेदारी 2011 में 20.51% से बढ़कर 2023 में 26.62% हो गई। वैसे जिस तरह से अमेरिका यूरोप के प्रभाव से निकलकर ये देश एक मंच पर आ रहे हैं, इससे यह सवाल उठने लगा कि अन्य संगठनों की तरह कहीं ब्रिक्स के विस्तारित रूप भी आपसी कलह का केंद्र न बन जाए। यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ब्रिक्स की दो बड़ी शक्तियां चीन और भारत के बीच संबंध हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, और इसका एक कारण यह भी है कि अमेरिका के कथित आर्थिक आभामंडल को भेदकर जो देश ब्रिक्स का हिस्सा बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, उनमें से कुछ देश चीन के प्रभाव में आ सकते हैं। भारत के लिए यह स्थिति सहज नहीं होगी। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स जिस तरह वैश्विक आर्थिक विकास का उत्प्रेरक बनकर उभरा है, उससे विकासशील देशों को इसके में अपना भविष्य दिखने लगा है, और इन्हें ब्रिक्स में दो तरफा लाभ नजर आ रहा है, पहला आर्थिक और दूसरा रणनीतिक। दोनों ही स्तर पर ब्रिक्स के सदस्य देशों के लिए यह फायदे का सौदा हो सकता है। सऊदी अरब और यूएई अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के जरिए ब्रिक्स से लाभ लेना चाहेंगे। पिछले कुछ समय से जिस तरह से ब्रिक्स देशों का मुख्य फोकस आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर रहा है, मिस्र जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इसका लाभ मिल सकता है। ईरान के लिए आप देखते हैं कि आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही मोर्चे पर ब्रिक्स का साथ मिलना फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान अकेला पड़ गया था। अब ब्रिक्स देशों के साथ आने से उसकी अर्थव्यवस्था इससे उभर सकेगी। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल उत्पादन बढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अकेले अगस्त माह में ईरान ने 2.2 करोड़ बैरल तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया। ईरान ने इस तेल का अधिकांश हिस्सा चीन को बेचा। सऊदी अरब के साथ भी अब ईरान के संबंध पहले जैसे शत्रुतापूर्ण नहीं है। गत वर्ष मार्च में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच समझौते के बाद ईरान अब पूरी तरह से खाड़ी के दूसरे देशों लाल सागर और अफ्रीका में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ईरान का प्रवेश ब्रिक्स के लिए भी लाभकारी है। ईरान के चबागार बंदरगाह के जरिए उत्तर दक्षिण के देशों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारत पहले से ही चाबहार परियोजना से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी देशों का यह कहना सही नहीं है कि ब्रिक्स का अपना कोई साझा दृष्टिकोण नहीं है और यह केवल बातचीत की दुकान है। ब्रिक्स के देश आज वैश्विक आर्थिक विकास के अगुवा बनकर उभर रहे हैं। ब्रिक्स की आलोचना करने के बजाय उन्हें इसके शिखर सम्मेलनों और बैठकों में उठाए जा रहे मुद्दों पर गौर करना चाहिए, और इसमें शामिल देश बहुध्रुवीय विश्व अर्थव्यवस्था की वकालत करते हैं, और इन देशों का मानना है कि संस्थानों पर कुछ गिने चुने देशों का प्रभाव होने के बजाय वे समस्त मानवता के लिए उपलब्ध होने चाहिए। और इससे ठीक विपरीत पश्चिमी देश विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र जैसी विभिन्न निकायों पर नियंत्रण के पक्षधर रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान पश्चिम की पूंजीवादी ताकतों ने जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसे आर्थिक लेन देन में मददगार स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया है, और उससे आप देखिए विकासशील देशों की आशंका और अधिक बढ़ गई है, और इस प्रकार की मनमानी के चलते विकासशील देश नए विकल्प खोजने लगे हैं। परिणाम स्वरूप अब आप देखिए पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका को देशों के प्रवेश के बाद ब्रिक्स वैश्विक जीडीपी का 29.6% और दुनिया की कुल जनसंख्या के 46% हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। और साथ ही आप देखेंगे 43.1% तेल भंडार पर इसका नियंत्रण होगा। शायद यही वजह है कि अभी भी 30 से अधिक देश ब्रिक्स से जुड़ने के लिए आतुर हैं। उम्मीद है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान कई और देश ब्रिक्स के बहुपक्षीय एजेंडे में शामिल होंगे, और ऐसा होता है कि तो बहुध्रुवीय, बहुपक्षीय और टिकाऊ विश्व व्यवस्था की स्थापना की ब्रिक्स की आवाज और अधिक मुखर होगी। लेखक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्राध्यापक हैं, इनका नाम है डॉक्टर एन के सोमानी। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया। तामसिक दान। हमारी सनातन संस्कृति के समस्त आधारभूत ग्रंथों में दान की महिमा का व्यापक वर्णन किया गया है। दान को धर्म का अनिवार्य स्कंद माना गया है, और श्री कृष्ण ने गीता में तामसिक दान को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अनुचित स्थान पर, अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान तामसिक कहा जाता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए कांग्रेस का अस्वीकार। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया है कि इस आयोजन को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, और उसने यह आरोप भी लगाया है कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने इस आयोजन के आमंत्रण को ठुकरा कर एक तरह से वही काम किया जिसका आरोप हुआ है भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संग पर लगा रही है। कोई भी समझ सकता है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए ही इस आमंत्रण को ठुकरा रही है। यह साफ है कि राम मंदिर को लेकर असमंजस से ग्रस्त कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची कि वह उनके नेताओं की अयोध्या जाने से अल्पसंख्यक को, विशेष रूप से मुस्लिम मतदाता, उससे नाराज ना हो जाएं। यह मानने के भी अच्छे भले कारण हैं कि उसे इस आमंत्रण को ठुकराने के लिए किसी बहाने की तलाश थी और उसने यह बहाना इसमें खोजा कि अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। यह बहाना इसलिए क्योंकि यह ना जाने कब से स्पष्ट था कि राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण होते ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। अच्छा होता कि कांग्रेस से बहाने की आड़ लेने के स्थान पर यह स्मार्ट करती कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए समय अयोध्या में राम मंदिर का न केवल शिलान्यास कराया था बल्कि 1989 के आम चुनाव की शुरुआत में फैजाबाद की अपनी रैली के माध्यम से की थी। इस रैली में उन्होंने देश के रामराज्य की स्थापना करने पर बल दिया था और इस सबके पीछे राजनीतिक लाभ लेने का इरादा नहीं था। और कांग्रेस किस तरह असमंजस से ग्रस्त है इसका पता इससे चलता है कि उसके नेता कभी यह कहते हैं राम मंदिर का निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, कभी यह भाजपा ने इस मंदिर के उद्घाटन को एक राजनीतिक आयोजन बना दिया है। और आप देखते हैं कि यह भी ध्यान रहे कि कांग्रेस नेता यह भी कहते रहते हैं कि अयोध्या में विवाद ढांचे का ताला राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। स्पष्ट है कि कांग्रेस यह तय नहीं कर पा रही कि उसे किस राय पर जाना चाहिए। असमंजस की ऐसी स्थिति किसी भी दल की शुभ नहीं होगी। कांग्रेस जैसे इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकती कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हो रहा है, वैसे ही इसकी भी नहीं कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव इस मंदिर के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। कांग्रेस यह समझने में भी नाकाम है कि अयोध्या में केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि भारत की अस्मिता और संस्कृति सभ्यता का पुनरुत्थान भी हो रहा है। कांग्रेस की यह नाकामी उसे राजनीतिक रूप से भी भारी पड़े तो आश्चर्य नहीं है। और आप देखते हैं कि मोदी साहब का जिस तरह से बीजेपी साहब का इन्वॉल्व होना इसमें, आरएसएस का, तो उसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। इसका जग रही उम्मीद, बिहार में खेल के लिए अलग विभाग का गठन हुआ है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दी है। राज्य सरकार का यह कदम उम्मीदें जगाने वाला है। ऐसा नहीं है कि राज्य में प्रतिभा की कमी है, अपने दम पर कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय मंचों पर चमक बिखेरी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में ज्यादातर प्रतिभाएं खेलने से पहले ही मुरझा जाती हैं, उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता है। खेल के संसाधनों की कमी, मैदान का टोटा हुआ हुनर को तराशने वाले द्रोणाचार्य के अभाव में खिलाड़ियों का सपना पूरा नहीं हो पाता। खेल के अलग विभाग होने के बाद पूरी उम्मीद है कि इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आधारभूत संरचनाओं से लेकर संसाधनों की कमी तक दूर किया जा सकेगा। सुधार के प्रयास स्कूल और कॉलेज के स्तर से ही करने होंगे। स्कूलों में खेलों की घंटियां पीढ़ी तक सीमित ना रह जाएंगी। उस दौरान बच्चे खेलें, उन्हें संसाधन आप देखिए उपलब्ध हो, मैदान उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करनी होगी। बड़े पैमाने पर खेल शिक्षकों को बहाल करना होगा। स्कूलों में जल खेल कूद या का वातावरण बनेगा तभी आगे संभावनाएं बनेगी। बड़े मंच के लिए बच्चे तैयार हो सकेंगे। अभी जिला स्तर पर राज्य सरकार खेल प्रतियोगिता कराती है, लेकिन यहाँ भी योग्य शिक्षकों का अभाव है। कहते हैं कि हीरे को जोहरी ही परखता है, तो इस कोच इन प्रतियोगिताओं से हुनरमंद की तलाश कर सकते हैं। खेल के लिए प्रत्येक जिले में कुछ विशेष बोर्डिंग स्कूल की व्यवस्था हो, यह भी प्रयास किया जाना चाहिए। या जिन बच्चों को चयन हो उन्हें कड़े मापदंड के बाद चुना जाए। यहाँ जब खेल को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी तो हम उन नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं जिनके लिए अभी तक हम तरसते हैं। आत्मविश्वास की कमी से टूटते संकल्प। ये बड़े वर्ष के अंत में हम सब ने बहुत से छोटे बड़े संकल्प लिए थे। नया वर्ष आते ही हमने उस पर अमल करना शुरू भी कर दिया। यह सप्ताह पर बीतते हमारे संकल्पों के सारे तटबंध टूटने लगे। जीवन के वास्तविक धरातल पर रहकर हमने अपनी आंखों से देखे कि किस तरह से संकल्पों का अवसान होता है, कैसे थोथे संकल्प दरकिनार हो जाते हैं। जीवन में संकल्प को पूरा करने के अवसर बहुत ही कम मिलते हैं, इसके विपरीत संकल्पों को तोड़ने के लिए अवसर बहुत होते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम कोई नया काम शुरू करने को होते हैं तो उसमें हिम्मत बांधने वाले कम किंतु अड़ंगा लगाने वाले कई लोग सामने आ जाते हैं। कई लोग तो भविष्यवाणी तक कर देते हैं कि इस काम में आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके सिर पर अपना हाथ रखकर अपने होने का एहसास दिलाते हैं। ऐसे लोगों को बदौलत ही आप उस काम को शुरू करते हैं और यह तय है कि वह काम धीरे धीरे अपनी पहचान बनाता है। और इसमें धैर्य रखना होगा। लोगों के उलाहने सुनकर कई बार धैर्य भी टूटने लगता है। यही समय है कि जब हमें संभलने की आवश्यकता होती है, और अगर इस समय नहीं संभल पाए तो समझो आप कामयाबी को छूकर लौट आए। अगर आपने नया काम शुरू किया है और लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तब आप यह समझें कि आप निश्चित रूप से कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। इस दौरान आप एक छोटा सा संकल्प ले लें, दुनिया वाले कुछ भी कहें आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। बस
यही यही ये शुरू हो जाता है आपकी कामयाबी का सफ़र। संकल्प की इस पहली शर्त यही है कि आप अपने संकल्प को सदैव याद रखें। आप स्वयं देखेंगे कि कामयाबी किस तरह से आपके करीब आती है। अपने संकल्प को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे लिखकर अपने आराध्य के पास रख दें। आप रोज अपने आराध्य का स्मरण करने उनके सामने जाएंगे तो आपको आपका संकल्प याद आ जाएगा। संकल्प यानी कि अपने आप से किया जाने वाला वादा। हम जब भी नाकामयाब होते हैं तो उसमें हमारी ही कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, भले ही यह गलती हमने अनजाने में हुई हो, पर गलती की सजा तो मिलनी ही होती है। तो हमें नाकामयाबी के रूप में मिल जाती है। हर सब विफलता अपने साथ नया अनुभव भी लेकर आती है। हमें विफलता पर कम और नए अनुभव पर अधिक विश्वास करना चाहिए। यह नया अनुभव ही हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएगा। संकल्पों के तटबंध तभी टूटते हैं जब हम उसके आधार को खो देते हैं। संकल्पों का आधार हम स्वयं ही हैं। खुद पर विश्वास करना यानी सफलता की एक सीढ़ी चढ़ना होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है आप लोगों के लिए, मोटिवेशनल कोट एक तरह से मैं कहता हूँ। ये भी पढ़ लिया करिएगा, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। समयानुकूल बने पुलिस का रवैया। 1 जनवरी 2024 से बिहार के सभी थानों में मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 लॉन्च हो गया है। इसके तहत दर्ज होने वाली सभी एफआईआर की जांच पुलिस के हर हाल में अधिकतम 75 दिनों के अंदर करनी होगी। इस कार्य के में अभी औसतन 261 दिनों का समय लगता है। पुलिस व्यवस्था में सुधार को लागू करने की दिशा में यह निर्णय आमजन के लिए राहतकारी साबित हो सकता है। पुलिस जांच की समय सीमा तय होने से निश्चित रूप से इस विभाग के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखिए, चुनाव आते ही सुस्त होगा नया वेरिएंट। खरी खरी तंज कसा जाता है। मंत्रियों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव। ये मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन बन चुके हैं ना मुख्यमंत्री। एक दूसरे की रणनीति देख तय होगा गठबंधन। चलिए 2019 के लिए बातें हो रही हैं। 2028 तक $5 अरब हो जाएगी आर्थिकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार की ओर से आर्थिक सुझाव के लिए उठाए गए कदमों से हुई प्रगति। 919 अरब एफडीआई आया 23 सालों में। $595 अरब का निवेश सिर्फ 9 वर्षों में आया है। जीडीपी में 7.3% की वृद्धि बेहद सकारात्मक, एसबीआई चेयरमैन साहब कह रहे हैं। इसी साल बाजार में आएगी मारुति की इलेक्ट्रिक कार। ये आप देखिए, 3 चीनी उत्पादों के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की बात हो रही है। ये आप देखिए, व्हील लोडर, जिप्सम, टाइल्स और औद्योगिक लेजर मशीनों पर। एक बात आप भी जानते हैं कि आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं आप। मेडी असिस्ट के आईपीओ का मूल दायरा बढ़ा। बीमा कंपनियों को थर्ड पार्टी सेवाएं देने वाली मेडी असिस्ट 2024-25 तक $4 ट्रिलियन हो जाएगी आर्थिकी। एयरपोर्ट कारोबार को कर सकते हैं सूचीबद्ध। अडानी कह रहे हैं भारत ब्रांड चना दाल सबसे अधिक बिकने वाला ब्रांड है। अंतिम समय में लिवाली से बाजार में तेजी। सेंसेक्स में 270 अंकों का उछाल हुआ है। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। मुकेश अंबानी पीएम को वर्तमान पीढ़ी का सबसे महान वैश्विक नेता भी बताया। चलिए तारीफ। ये आप देखो, उत्सर्जन घटाने में भारत की मदद कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। WEF कह रहा है भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर 2026 तक आप देखिए 19,000 करोड़ खर्च करेगा भारत। आप लोगों से देखिए मेरा सवाल है और आप लोग जवाब दिया करिएगा, सभी से गुजारिश है। WEF की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग बताइए। आप गूगल बाबा का सहारा लीजिए, कहीं से भी खोज के आप लोग नीचे बताया करिएगा। अगर आप बताते हैं तो लंबे समय तक आपको याद रख पाता है वो, ठीक है, याद रखिएगा। ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बिलंके के दौरे के बीच गाजा पर इजराइल के भीषण हमले। इजराइल और आप देखिए गाजरा में चल रहा है। इजराइल और फलस्तीन नेताओं के लगातार संपर्क में है भारत। कंबोज कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की बात दोहराई। कंबोज ने कहा है कि गाजा संघर्ष में बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत अस्वीकार है। देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति WHO बोर्ड में करेंगे अमेरिका के प्रतिनिधित्व। मार्च 2021 में बने थे अमेरिका के 21वें सर्जन जनरल। ये आप देखेंगे जो किसके मालदीव और चीन के बीच समझौते हुए ना, उसी की बातें हो रही हैं। चलिए
इसमें आप देखते हैं कि प्रमुख समझौतों में हस्ताक्षर किए गए समझौते में पर्यटन सहयोग, आपदा जोखिम में कमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करने और BRI पहल शामिल इसमें आप देखेंगे। और चीन मालदीव को अनुदान सहायता भी देगा, लेकिन राशि नहीं बताई गई है इसमें। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बांग्लादेश की प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता, हसीना कह रही अभी आम चुनाव में इनकी जीत हुई है ना। वर्तमान प्रधानमंत्री ने लगातार चौथी कार्यकाल के लिए शपथ 2041 तक स्मार्ट बांग्लादेश बनाने का अपना संकल्प दोहराया। ये आप देखिए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है 5 राज्यों की। नया कानून लाकर डाकघर घोटाले के पीड़ित किए जाएंगे दोस्त सुनक, कर रहे हैं ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। मौत के बाद भी पूर्व सैनिक शासक मुशर्रफ को नहीं मिली माफी, देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी। कारगिल युद्ध के साजिशकर्ता मुशर्रफ की मौत गत वर्ष फरवरी में हुई थी। पहली बार किसी पूर्व तानाशाह को संविधान विरोधी कार्य करने पर सजा मिली। पाकिस्तान की बात हो रही, कुछ भी होगा वहां हो सकता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की चंद्रमा पर लैंडिंग को 2026 तक टाला। इस साल के अंत में भेजा जाना था आर्टेमिस 2 मिशन, अब 2025 में होगा। आर्टेमिस 3 मिशन में पहली महिला आश्रित को दक्षिण ध्रुव पर उतारा जाएगा। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 में वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ है हेडक्वार्टर, ये आप लोग बताइएगा। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। सात्विक चिराग अगले दौर में प्रणव प्रथम चरण में हारे। ये आप देखते हैं कि भारतीय पुरुष डबल्स टीम ने बुधवार को यहाँ मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में नए सत्र की शुरुआत जीत से करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। और जबकि आप देखिए एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता HS प्रणव पहले ही दौर में हार गए हैं। निशानेबाज नैन्सी ने स्वर्ण, इला वेनिल ने जीता रजत। उभरती हुई निशानेबाजी नैन्सी और ओलंपिक इला वेनिल ने बुधवार को यहाँ एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया है। नई आरंभिक जोड़ी के साथ उतर सकता है पाकिस्तान T20 सीरीज में। अंकिता को सीधा प्रवेश। एशियाई खेलों का कांस्य पदक विजेता अंकिता रैना एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें यहाँ कर्नाटक राज्य लॉन टेनिस संघ की मेजबानी में 14 जनवरी से होने वाले ITF महिला ओपन के लिए सीधे प्रवेश मिला है। एक पदार्पण मैच में चमके अग्नि। प्रसिद्ध फिल्मकार विनोद चोपड़ा के पुत्र अग्नि चोपड़ा ने रणजी ट्रॉफी में अपने पदार्पण मैच में 258 रन बना दिए हैं। ये आप देखिए जोकोविक और स्वातेक को मिली सी वरीयता। चलिए, ये हाईकोर्ट ने यूट्यूबर को गुरमीत से जुड़ी वीडियो हटाने का दिया आदेश। डिस्क्लेमर के साथ दोबारा वीडियो किया जा सकेगा अपलोड। और हाईकोर्ट ने यूट्यूब को अपमानना की कार्रवाई से चेताया है, आप देखेंगे। चलिए, अच्छी बातें हो रही। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, माफ करिए, खेल का क्षेत्र तो देख लिया। AI से निखरते स्टार्टअप, क्षमता वृद्धि, मार्केट रिसर्च व ग्राहकों को समझने, ग्राहकों को जोड़ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, इसलिए कह रहा हूँ इस पर एक सामान्य समझ जरूर अपनी आप लोग याद रखिएगा। AI पर कई तरह के आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। और टॉन्स नदी पर किसाऊ बांध की तकनीक व कानूनी अड़चन होगी दूर। हरियाणा हिमाचल प्रदेश अंतर राज्यीय विवादों को सुलझाने पर हुए सहमत। अलग अलग तकनीकी कमेटियां बनाएंगे हिमाचल में, पंचकूला में, ये सब बातें हो रही हैं। चलिए, गलत सूचना भारत और विश्व के लिए बड़ा खतरा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है। और लंबी अवधि में अत्यधिक गर्मी, सर्दी और बरसात बन सकती है बड़े खतरे की वजह। वैश्विक व्यवस्था में बदलाव से दुनिया बढ़ सकती है, ये आप देखेंगे। ये राफेल 30 सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख बने, ये आप देखेंगे। दिल्ली नहीं, विनीहाट है देश का सबसे प्रदूषित शहर। ये 85 शहरों में शामिल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये मेघालय का औद्योगिक शहर विनीहाट भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। सूची में विनीहाट के बाद बिहार का बेगूसराय, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है। स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड
ईयर की रिपोर्ट में दिल्ली, इसमें आप देखेंगे क्या है एनसीईपी 2019 में 131 शहरों में 2024 तक PM 2.5 और PM 10 में 20 से 30% कमी के लक्ष्य के साथ एनसीएपी शुरू किया था। ये शहर 2011 से 2015 के बीच तय किया गया वायु गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे और 37 एनसीएपी शहर की सालाना लक्ष्य से नीचे ला पाए। PM 10 का स्तर 3 से 5 गुना अधिक है। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों से 30 दूसरे शहरों में PM 10 का स्तर 40% तक मोटे और बारीक कणों की सांद्रता कम करने का नया लक्ष्य किया गया शहरों के लिए। 78 एनसीएपी शहरों का PM 10 स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। बस से पहले सर्जन लूथर टेरी ने बताया कि सिगरेट पीना हानिकारक है। 1964 में आज ही के दिन अमेरिकी सर्जन जनरल लूथर टेरी ने रिपोर्ट जारी कर निष्कर्ष निकाला कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रिपोर्ट में सिगरेट और फेफड़ों के कैंसर की भी सीधा संबंध बताया और इसी रिपोर्ट ने पहला वैश्विक धूम्रपान विरोधी अभियान भी शुरू किया था। पहली बार डायबिटीज के इलाज के लिए किया इंसुलिन का इस्तेमाल। 1922 में आज ही के दिन टोरंटो अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज मरीज 14 वर्षीय लियोनार्ड थॉमसन इंसुलिन का इंजेक्शन पाने वाला पहला व्यक्ति बना और 24 घंटे के भीतर उसका उच्च रक्त शर्करा का स्तर गिरकर सामान्य स्तर पर आ गया। रातों रात यह खबर दुनिया भर में फैल गई। देश की पहली महिला जासूस मानी जाती है सरस्वती राजमणि। सरस्वती राजमणि का जन्म 1927 में आज ही के दिन म्यांमार में हुआ था और 16 साल की उम्र में यांगून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण से प्रेरित होकर अपने गहने INA को दान कर दिए और उनके जज्बे को देखकर नेताजी ने उन्हें 1942 में INA की झांसी की रानी रेजिमेंट में सेना की खुफिया शाखा का हिस्सा बना दिया था। उन्होंने 1943 में भारतीय सीमाओं की गुप्त यात्रा के दौरान नेताजी की हत्या करने की ब्रिटिश योजनाओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 जनवरी 2018 को उनकी डेथ हो गई थी। पराली का धुआं फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। पटियाला मेडिकल कॉलेज के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है। कहा कैंसर को रोकने के लिए बंद करना होगा पराली जलाना। 35 गांव के 400 लोगों का एक वर्ष तक किए गए अध्ययन। हवा में पाए जाने वाले PM 2.5 बहुत छोटे कण होते हैं जो फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं। पराली के धुएं में आप देखते हैं धुएं में होती 5 तरह की खतरनाक विषैली गैसें। पराली जलाने वाले 90% व्यक्तियों के फेफड़ों की क्षमता बहुत कम है। ये आप देखेंगे पराली कई तरह से नुकसान पहुंचाती है, लेकिन किसानों के पास विकल्प हो तो वो क्यों जलाएंगे। उनके खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है। स्पिनिंग ग्लोब बताएगा दुनिया के मौसम का हाल। ये आप देखिए अमेरिका की विसाला कंपनी ने एक्सपेदर ग्लोब का निर्माण किया जिसे नेवादा राज्य के लास वेगास में स्थित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो में पहली बार प्रदर्शित किया गया है। यह ग्लोब वास्तविक समय में दुनिया भर के मौसम के पैटर्न को दिखा सकता है और इसमें आप दिखाता है। इसमें आप देखिए किस देश में कब कैसा मौसम है उसकी पल पल की जानकारी भी मिलेगी। अनियमित धड़कन का कारण बन सकता है पार्ड आधारित ई सिगरेट। अनुसंधान किया है 42% चिकित्सकों में दिखे वन हार्ट के लक्षण। IMA की गोवा इकाई ने किया अध्ययन। 28% चिकित्सकों को में भावनात्मक थकावट, संशयवाद और उपलब्धि में की कमी की विशेषताओं वाले वन हार्ट के गंभीर लक्षण दिखाई दिए। 15% डॉक्टर्स चिंता की वजह से मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष से जूझ रहे हैं। मिसेज वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी चेतना। मिसेज इंडिया इंक प्रतियोगिता की विजेता चेतना जोशी तिवारी मैसेज वर्ल्ड USA 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। छत्तीसगढ़ की चंपा की चेतना ने श्रीलंका में आयोजित मिसेज इंडिया की सीजन 4 का खिताब जीता था। यह बुधवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतना की मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में शामिल होने की घोषणा की गई है जो इसी वर्ष 21 जनवरी को होगी। 55 घंटे तक पंचिंग बैग पर घूसा मार कर बनाया रिकॉर्ड। 55 घंटे। नई दिल्ली की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग और आगे बढ़िए। ठीक है।